माय डियर यहाँ पे देख सकते हैं, गर्भ अवस्था के दौरान पाए जाने वाले लघु विकारों की सूची बनाइए। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है महिलाओं में कौन कौन से जो है लघु विकार मतलब माइनर प्रॉब्लम, माइनर जो है डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे देखते होइएगा कि महिला जब प्रेगनेंसी में होती है तो उसको छोटे छोटे बहुत सारे समस्या आता है, जैसे चक्कर आना, कब्ज होना, सूजन होना, ठीक है, रक्तचाप जो है बढ़ जाना, ठीक है ना, तो वोमिटिंग होना, तो ये सब तमाम ऐसे जो है उसको बीमारियाँ आते हैं, समझ गए। मॉर्निंग सिकनेस, ऐसे तमाम समस्या जो है उससे प्रेगनेंसी के दौरान छोटे छोटे समस्या जो है महिलाओं को होती है। तो ऐसे में आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन से जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो है समस्या महिला के अंदर हो सकते हैं। क्योंकि आप अगर नहीं जानते रहेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है कौन कौन से समस्या हो सकता है, तो फिर जो है आप क्या करेंगे, कोई भी अगर प्रेगनेंसी लेडी आएगी तो आप उसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे, आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि हाँ ये उसके प्रेगनेंसी के कारण है, तो आप उसको जो है क्या करेंगे, अलग तरीके से जो है ट्रीट करेंगे। तो इसको जानना जरूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भ अवस्था के दौरान कौन कौन से माइनर एलिमेंट्स मतलब माइनर डिसऑर्डर जो है आ सकते हैं। ठीक है, इसको हमको एक लिस्ट बना देना है कि प्रेगनेंसी के दौरान छोटे छोटे समस्या जो है ये सब समस्या आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमको सूची बनाना है। ये हो गया आपका सूची, और इसी में क्वेश्चन ज्वाइंट करके आपसे पूछेगा कि किसी एक के बारे में जो है विस्तृत से चर्चा करें, समझ गए। तो देखिए बहुत सारे इसमें बीमारी नॉर्मल है जिसको आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा भी करेंगे और टोटल जो है सूची भी बता देंगे। चूँकि 10 नंबर 15 नंबर में यह क्वेश्चन एक पूछा जाता है, तो वहाँ पे पूछेगा कि लघु विकारों की सूची बनाएं गर्भावस्था में और साथ में किसी एक पर चर्चा करें, ऐसे पूछते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहले देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने में है। देखिए कोई भी क्वेश्चन को आप पहले पढ़ते हैं ना, आंसर याद करते हैं, तो आंसर याद करने से पहले माइंड में क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कहते हैं। जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं समझेंगे तब तक आपको क्वेश्चन जो है याद नहीं होंगे, आंसर रट लीजिएगा, फिर कुछ दिन के बाद भूल जाइएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ऐसे समझिए कि आपको जवान पर याद हो और उससे रिलेटेड चीज़ों को आप किसी भी के भी सामने बोल सके, ऐसे बना लीजिए माइंड में। ठीक है ना, अब हमको पता है कि गर्भ अवस्था में होने वाले कौन कौन से परेशानियां हैं, कौन कौन से लघु विकार है। विकार मतलब समस्या, परेशानी जो गर्भ अवस्था के दौरान हो सकता है, इसको हमको सूची बनाना है। तो हम क्वेश्चन समझ गए, तो अब जो जो समस्या होगा उसको हम लिख देंगे। ठीक है, चलिए। गर्भकाल में या गर्भ अवस्था के दौरान गर्भवती महिला को जो है निम्नलिखित लघु विकार हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, देखिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट वोमेन ऑफ्टेन जो है सफ़र फ्रॉम द फॉलोइंग माइनर डिसऑर्डर। ठीक है, कौन कौन से डिसऑर्डर से जो है वह सफ़र करती है, तो देख लीजिए। पहला है मॉर्निंग सिकनेस, मतलब प्रातःकालीन समस्या, प्रातःकालीन जो है रुगनता, तो मॉर्निंग सिकनेस होता है। चक्कर आना, फेंटिंग होता है, इसी को फैटिग भी कहते हैं। हार्ट बर्न करता है, अम्ल शूल कहते हैं, या इसको जो है सीने का जलन कहते हैं। कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। वेरिकोज वेन होता है, स्फीति शिराएँ जिसमें वेन में सूजन हो जाता है। मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है, मस्कुलर क्रैम्प होने लगता है। ठीक है, बार बार मूत्र त्याग करना, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, कमर में दर्द, बैक एक होता है। और ब्रेस्ट टेंडरनेस मतलब समझते हैं ना कि छाती में जो है क्या होगा, अकड़न होने लगेगा। और नींद ना आना, इंसोमनिया होगा। तो इस प्रकार से यह 10 जो है कॉमन यानी माइनर डिसऑर्डर है जो प्रेगनेंसी के दौरान दिख सकते हैं। तो इसको हमने सूची बना दिया। एक बार और देख लीजिए, जैसे मॉर्निंग सिकनेस हो सकता है, प्रातःकालीन रुगनता। ठीक है, दूसरा है चक्कर आना, फैटिग इसको हम लोग बोलते हैं। हार्ट बर्न, सीने का जलन हो सकता है। कब्ज बन सकता है। ठीक है, वेरिकोज वेन मतलब नस जो है, सिरा जो है ये फुल सूजन हो सकता है इसमें। मांसपेशियों में ऐंठन हो सकता है, मतलब मस्कुलर क्रैम्प्स हो सकता है। समझ गए चीज़ों को। नेक्स्ट है बार बार मूत्र त्याग करना, बार बार जो है यूरिन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन मतलब बार बार मूत्र का त्याग होगा। कमर में दर्द होगा, बैक एक। ठीक है, और ब्रेस्ट टेंडरनेस मतलब छाती में अकड़न होगा। ओके, उसके बाद है नींद ना आना, इंसोमनिया। तो यह कुछ लघु विकार है जिसको आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछेगा कि गर्भावस्था के दौरान लघु विकारों की सूची बनाए, तो सारा लिख दीजिएगा। और साथ में जो है आप क्या लिखिएगा, हेडेक भी लिख सकते हैं, सिर दर्द भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी लिख सकते हैं आप, कमजोरी वीकनेस भी लिख सकते हैं। तो ये सब माइनर जो है प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, सूजन भी लिख सकते हैं, सूजन भी जो है शरीर में हो जाता है माइनर में। ठीक है, अगर सूजन बहुत ज़्यादा जटिल हो जाए तब दिक्कत है, तो सूजन भी लिख सकते हैं। तो 10-12 आप लिख दीजिएगा माइनर प्रॉब्लम। उसके बाद किसी एक पर हमको चर्चा करना है। तो चर्चा के लिए कोई एक आप जो है बढ़िया से आप देख लीजिए। जैसे हमको सबसे अच्छा इसमें जो है हमको लगा है मॉर्निंग सिकनेस ही लगा है। ठीक है, सबसे अच्छा हमको जो है
ठीक है ना। देखिए, गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाले लघु विकारों के व उनके प्रबंधन को समझाइए। तो हमसे कोई एक पर पूछेगा तो हम यहाँ पे देख रहे हैं मॉर्निंग सिकनेस के बारे में, ठीक है। अब ऊपर में क्या आप चक्कर के बारे में नहीं जानते हैं? क्या आप कब्ज के बारे में नहीं जानते हैं? हार्ट बर्न करता है क्या, उसके बारे में आप नहीं लिख सकते हैं? ये सब कॉमन है और उसमें आप एज ए नर्स क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं पेशेंट के लिए, उसको सहायता में लिख देंगे, नर्सिंग देखभाल में लिख देंगे, ठीक है। तो ये सब जो है हमारा होता है मैनेजमेंट, लघु विकारों का प्रबंध, जो कि कॉमन क्वेश्चन है, समझ गए। लेकिन यहाँ पे हम एक जो है बीमारी के बारे में अच्छे से बता देते हैं ताकि दिक्कत आपको ना हो, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग नंबर 1 में ही देखे थे प्रातःकालीन रुगंता। रुगंता का मतलब होता है बीमार, ठीक है ना। तो मॉर्निंग सिकनेस जो है मरीज में हो सकता है, ठीक है ना। तो यह लक्षण गर्भकाल के प्रथम तिमाही के दौरान दिखाई देते हैं। इसमें गर्भवती महिला का जी घबराता है तथा बार बार उल्टी करने की इच्छा होती है। सामान्यतः यह समस्या प्रथम तिमाही के समाप्ति के साथ समाप्त हो जाती है। तो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि जो मॉर्निंग सिकनेस होता है तो यह गर्भ अवस्था के प्रथम जो 3 माह होता है, यानी प्रथम जो तिमाही होता है, उस तिमाही में जो है उस तिमाही के शुरुआत होने पर ही यह दिखाई देने लगता है, ये लक्षण मॉर्निंग सिकनेस। अब मॉर्निंग सिकनेस में होता क्या है, तो गर्भवती महिला को जी घबराता है, ठीक है ना, जी घबराना और बार बार जो है उल्टी का इच्छा आएगा, ठीक है ना। और यह समानता समस्या जैसे ही प्रथम 3 माह ही समाप्त होता है तो उसके साथ ही यह समस्या मॉर्निंग सिकनेस का भी समाप्त होने लगता है। तो यही हमारा मॉर्निंग सिकनेस होता है। मॉर्निंग सिकनेस में क्या होगा, जी घबराना और बार बार उल्टी करने की इच्छा होती है, ठीक है। तो यह मॉर्निंग में होता है मॉर्निंग सिकनेस, और यह गर्भकाल के प्रथम 3 महीना जो होता है, प्रथम तिमाही में जो है दिखाई देता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो प्रथम तिमाही के समाप्त होते ही यह समाप्त हो जाता है मॉर्निंग सिकनेस का लक्षण, ठीक है। समझ गए चीज़ों को। चलिए, अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो कारण जो है प्रथम तिमाही के दौरान ल्यूमेन करियोनिक का स्तर बढ़ जाने के कारण ऐसा होता है। अब जो कोई प्रेगनेंसी में महिला रहती है तो उसको प्रथम 3 माह में जो है, प्रथम 3 माह में जो मॉर्निंग सिकनेस होता है, इसका होने के कारण ये होता है कि प्रथम तिमाही में जो है गर्भवती महिला का जो ल्यूमन करियोनिक का स्तर जो होता है यह बढ़ जाता है, और यही बढ़ने के कारण जो है महिला में मॉर्निंग सिकनेस होता है, जहाँ पे बार बार उल्टी करने की इच्छा और जी मचलना जो है जी घबराना जैसे लक्षण आते हैं। तो क्या कारण होगा मॉर्निंग सिकनेस के, क्या कारण होगा कि ल्यूमन कार्योनिक का स्तर बढ़ जाने के कारण, ठीक है। ये हो गया। उपचार इसका क्या होगा, अब मॉर्निंग सिकनेस का उपचार क्या क्या होगा, तो यह समस्या सुबह उठते ही ज़्यादा होती है, अतः गर्भवती महिला को उठते ही बिस्किट या टोस्ट खाने की सलाह देनी चाहिए। अब देखिए, चूँकि मॉर्निंग सिकनेस है तो यह मॉर्निंग में ज़्यादातर होता है, तो ऐसे में आपको ये ध्यान देना चाहिए कि महिला जैसे ही सुबह उठे, और सुबह उठने के साथ में यह समस्या हो सकता है उसको, तो सुबह उठते ही जो है महिला को बिस्किट या टोस्ट खाने की सलाह देनी चाहिए, ठीक है, ताकि कोई अन्न जो है चला जाएगा तो जो है उसको थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा है, महिला को हल्का सुपाच्य भोजन लेने की सलाह देनी चाहिए। अब जो महिला हो इस दौरान उसे जी मचले, जी घबराए और उल्टी करने की बार बार इच्छा हो मॉर्निंग के समय, तो उसे हल्के भोजन लेने की सलाह दे, ताकि जो है ज़्यादा भोजन लेंगे तो उल्टी कर देंगे, तो इसलिए हल्के और सुपाच्य भोजन लेने की सलाह देनी चाहिए, ठीक है। तीसरा है, महिला को खाना एक साथ खाने की जगह थोड़ा थोड़ा भोजन कई बार लेने की सलाह देनी चाहिए। अब जो भी प्रेगनेंसी हो, खासकर प्रथम जो 3 महीना प्रेगनेंसी का हो, तो वहाँ पे मॉर्निंग सिकनेस का जो है समस्या हो सकता है। तो ऐसे में महिला को जो है एक ही बार बहुत ज़्यादा खाने से अच्छा है कि कई बार जो है भोजन खाने की सलाह देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कई बार करके वह खाएँ, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि भोजन पचेगा भी, चूँकि इस समय जो है कब्ज होने का समस्या रहता है, गैस बन सकता है पेशेंट को, तो ये जो है थोड़ा थोड़ा भोजन लेने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। एंड चौथा है, गर्भवती महिला को अत्यधिक वसा युक्त पदार्थ जैसे पनीर, मक्खन, तली हुई चीज़ें आदि खाने से बचने की सलाह देनी चाहिए। अब ये जो पनीर, मक्खन, तली हुई जो चीज़ें होता है, ये जो है क्या करेगा कि पेशेंट को और ज़्यादा जो है जी मचलेगा और वोमिटिंग करवा सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए महिला को क्या कहेंगे कि ज़्यादा जो है इस दौरान गर्भवती महिला को अत्यधिक वसा मतलब फैट वाला भोजन, पनीर, मक्खन, तली हुई चीज़ें जो है आदि खाने से बचने का सलाह देना चाहिए। तो ये सब जो है कॉमन चीज़ें हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति को भी ये सब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। 5वां है, गर्भवती महिला को सलाह देना चाहिए कि वह खाली पेट तरल पदार्थों का सेवन न करे, ठीक है ना। अब महिला को आप ये सलाह देंगे कि उसे अगर मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है तो महिला को जो है आपको सलाह देना चाहिए कि खाली पेट तरल का सेवन न करे। तरल का सेवन मतलब जैसे पानी हो गया, जूस हो गया, दूध हो गया, खाली पेट ये सब लेने का सलाह नहीं देना चाहिए मॉर्निंग सिकनेस में जो प्रथम तिमाही में गर्भावस्था में होता है, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, जी मचलना तथा उल्टी होना गर्भ अवस्था के दौरान सामान्य बातें हैं। ठीक है, यह प्रथम तिमाही के समाप्त होते ही समाप्त हो जाते हैं, जो कि गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन यदि उल्टियाँ ज़्यादा होने लगे तो चिकित्सक के सलाह अनुसार दवाइयाँ लेनी चाहिए। अब यहाँ पर ये बातें ये कह रहा है कि उपचार में कि जी मचलना और उल्टी होना गर्भ के दौरान यह आम बातें हैं, नॉर्मल बातें हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जानते हैं कि जैसे ही महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको प्रथम तिमाही में, प्रथम 3 महीने में जो है उसको यह प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, जी घबराना, उल्टी होना, बार बार उल्टी होने की इच्छा होना, यह ज़्यादा हो सकता है प्रथम तिमाही में। तो इसको आप नॉर्मल माने, ठीक है। और यह जैसे ही तिमाही समाप्त होगा तो वैसे ही यह लक्षण भी समाप्त हो जाते हैं, जी घबराना, उल्टी होना वाला, ठीक है। तो इसलिए इससे जो है महिला के स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ता है, क्योंकि यह एक कॉमन सिम्टम्स है प्रेगनेंसी के दौरान, खासकर प्रथम तिमाही में। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर उल्टी बहुत ज़्यादा हो तो महिला के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि उसके शरीर से डिहाइड्रेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा जल निकल जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो उसके स्वास्थ्य पर असर भी पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, अगर ज़्यादा उल्टियाँ हो तो डॉक्टर से सलाह के अनुसार दवाइयाँ लेनी चाहिए। तो ये चीज़, अगर हल्का फल्का जी मचले और हल्का फल्का अगर उल्टी हो तो वह कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा उल्टी होने लगे, ज़्यादा बार बार उल्टी हो तो फिर डॉक्टर से संपर्क करके दवाइयाँ लेनी चाहिए, ठीक है। तो यह जो है कुछ खास मॉर्निंग सिकनेस का उपचार था, जो कि मैं बता दिया, उपचार में भी कोई खास है नहीं, बस इसमें आप एज ए नर्स थोड़ा थोड़ा पेशेंट को सलाह देते हैं कि भोजन थोड़ा थोड़ा करें। जैसे ही सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम हो तो जैसे ही सुबह उठे तो थोड़ा बिस्कुट या टोस्ट ले ले, ठीक है ना। खाली पेट तरल पदार्थ नहीं ले, समझ गए चीज़ों को। सुपाच्य भोजन ले जो आसानी से पच जाए। एक ही बार में भोजन ज़्यादा से ज़्यादा करने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा भोजन करें, ठीक है ना। तो ये सब जो है हम महिलाओं को उपचार में, शिक्षा में बताएंगे मॉर्निंग सिकनेस वाले का, ठीक है। तो यह हमारा मॉर्निंग सिकनेस भी यहाँ पर समाप्त हो गया। यानी क्वेश्चन आपसे लिस्ट बनाने को साथ में अगर एक पर चर्चा करने के लिए पूछेगा तो सबसे अच्छा है मॉर्निंग सिकनेस के ऊपर चर्चा कर दीजिएगा, जितना अभी तक बताए हैं, ठीक है। और 10 नंबर आपका आराम से मिल जाएगा। बाकी आप चाहें तो कब्ज के ऊपर भी बता सकते हैं, आप चाहें तो और भी जो जो प्रॉब्लम ऊपर में लिस्टेड है उसमें से किसी एक पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, अपने अनुसार। माय डियर, प्रश्न है, आप लोग को पता है कि प्रसव के 3 जो है अवस्था होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो मैं आपको जो है आज मैं द्वितीय अवस्था यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। इसकी पहचान आप कैसे पहचान करेंगे कि प्रसव जो है द्वितीय अवस्था में है, तो इसका पहचान लिखना है, उसका प्रबंध लिखना है, यानी द्वितीय अवस्था में कैसे प्रबंध मैनेजमेंट आपको करेंगे ये लिखना है, एंड द्वितीय अवस्था का नर्सिंग देखभाल लिखना है, ठीक है। चलिए इस सेकेंड स्टेज लेवल को हम लोग देखते हैं आज अच्छे से। अब जानिए, सबसे पहले आपको तो मैं पढ़ा चुका हूँ सभी लेयर, ठीक है ना, सभी स्टेज के बारे में बता चुका हूँ, बट यहाँ पे हम इसको पर्सनली सेकेंड स्टेज देख रहे हैं तो इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा। माय डियर, प्रसव की द्वितीय अवस्था का प्रारंभ सर्विक्स के पूर्ण विस्तारण मतलब पूर्ण फैलाव डिलेशन के साथ ही प्रारंभ हो जाती है तथा शिशु के जन्म लेने के साथ ही समाप्त हो जाता है। माय डियर, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जाहिर सी बातें है, जब सर्विक्स जो होता है, चूँकि सर्विक्स जो है आपके भेजिना और यूट्रस दोनों के बीच में जो है रास्ता का एक दीवार का काम करता है। जैसे ही प्रसव का टाइम हो जाता है, डिलीवरी का लेबर का टाइम नज़दीक आ जाता है, तो सेकेंड स्टेज का मतलब होता है कि जो सर्विक्स होता है, जो दरवाज़ा है जो बंद है, वह दरवाज़ा जो है पूर्ण रूप से खुल जाता है, मतलब पूर्ण रूप से विस्तारित हो जाता है, पूर्ण रूप से उसमें डिलेशन आ जाता है सर्विक्स में। अब जब दरवाज़ा खुल जाएगा तो आराम से कोई चीज़ बाहर निकल जाएगा। तो वही प्रकार से जो बच्चा जन्म लेता है, सेकेंड स्टेज एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे जो सर्विक्स होता है, जो ग्रीवा होता है, जो यूट्रस और भेजिना के बीच में रहता है, वह जो है पूर्ण रूप से उसमें डिलेशन आ जाता है, मतलब विस्तार हो जाता है वह पूर्ण रूप से, जिसके कारण होता यह है कि शिशु जो है जन्म ले लेता है और जन्म लेने के साथ ही यह द्वितीय जो स्टेज है समाप्त हो जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक बातें हैं कि जैसे मान गए बांध है, बांध बना हुआ है, ठीक है, वो पानी को उस साइड घेरा हुआ है, ठीक है। जब तक फाटक गिरा हुआ है तब तक पानी उस साइड के उसी साइड रहेगा, लेकिन जैसे ही हम फाटक को धीरे धीरे ओपन करेंगे तो पानी उसमें से हल्का हल्का निकलेगा, इस पर आने लगेगा। लेकिन जैसे ही पूर्ण रूप से फाटक खोल देंगे तो क्या होगा, पूरा कंप्लीट पानी जो है इस साइड का उस साइड जाने लगेगा। तो सेम यही सिचुएशन होता है
कि समझिए जैसे यह जो है आपका, ठीक है, यूट्रस है, ठीक है। अब यहाँ यूट्रस पर एक एकदम जो है छोटा सा जो है एक सर्विक्स होता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये सर्विक्स होता है यहाँ पे, अब ये सर्विक्स से जो है क्या होता है, इधर वैजिना होता है, ठीक है। अब जैसे ही ये जो सर्विक्स वाला भाग है, ये वाला, यह धीरे धीरे फैलता है। अब जब फैलता है तो इधर जो बच्चा यूट्रस में है यह प्रेशर लगता है, तो सर्विक्स पूर्ण रूप से जब विस्तार हो जाता है तो यह बच्चा बाहर जन्म ले लेता है। तो जन्म लेने के साथ में सेकेंड चरण समाप्त हो जाते हैं। समझ गए? चलिए, इस प्रक्रिया के मध्य, मतलब इस प्रक्रिया के बीच में शिशु के बाहर निकलने तक होने वाली प्रक्रिया को ही प्रसव की द्वितीय अवस्था कहते हैं। अब ये जो द्वितीय अवस्था का मतलब होता है कि जैसे ही सर्विक्स में डिलेशन हुआ, कंप्लीट डिलेशन हुआ, मतलब जो है पूर्ण रूप से अगर सर्विक्स अगर फैल गया, विस्तारित हो गया, खुल गया, तो शिशु जन्म ले लेता है। अब शिशु जैसे ही सर्विक्स फैलना शुरू होता है, उसके फैलने से लेकर पूर्ण फैलने और बच्चे के बाहर जन्म लेने यानी निकलने तक के जो प्रक्रिया होता है वह द्वितीय अवस्था होता है, ठीक है। समझ लिए? चलिए, प्रसव की इस अवस्था में गर्भाशय के संकुचन की क्षमता यानी शक्ति, उनकी बराबरता, फ्रीक्वेंसी तथा उनके समय में वृद्धि होती है और अंततः शिशु का जन्म होता है। द्वितीय चरण में ही बच्चे का जन्म हो जाता है, बच्चा बाहर आ जाता है, और यही जो है हमारा प्रसव का द्वितीय चरण है। और इस द्वितीय चरण में काफ़ी पेनफुल होता है, दर्द वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है। ऑटोमेटिक चीज़ है, जब बच्चा रिलीज होते रहेगा तो वहाँ पर पेनफुल बहुत ज़्यादा होगा ही होगा। तो यही हमारा सेकेंड चरण होता है। और थर्ड चरण में क्या होता है, आप लोगों को पता है कि कंप्लीट जो है प्रसव होता है। और कंप्लीट प्रसव कब होता है, जब बच्चा तो निकल जाता है सेकेंड चरण में ही, लेकिन थर्ड में जो उसके अंदर जो भी पदार्थ वगैरह, प्लेसेंटा वगैरह या अम्बिलिकल कोड वगैरह जो होता है वह थर्ड स्टेज में काटा जाता है और प्लेसेंटा वगैरह निकलता है थर्ड चरण में, तब जाके कंप्लीट प्रसव होता है। समझ गए? चलिए, तो दूसरा को समझ गए। दूसरा समझ गया कि 2 सेकेंड होता क्या है। अब माय डियर, फिजियोलॉजी ऑफ चेंज, प्रसव के द्वितीय चरण में शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तन। अब जैसे ही सेकेंड स्टेज होता है तो आपको कुछ कुछ चीज़ें नोट करना पड़ेगा कि जैसे बच्चा बाहर आने वाला होता है सेकेंड चरण में, जब प्रवेश करता है लेबर, तो क्या क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं द्वितीय चरण में, इसको आप देखना पड़ेगा। और आप देख पाएंगे जब द्वितीय चरण में ये डिलीवरी जाएगा। तो जैसे सर्विक्स पूर्ण रूप से विस्तारित हो जाता है, मतलब फैल जाता है, ठीक है। सर्विक्स में पूर्ण रूप कंप्लीट डिलेशन होता है, पहला नोट, पहला, ठीक है, पहला समझ गए, यह परिवर्तन शरीर में होता है। दूसरा है प्रसव की पीड़ा में वृद्धि होना व गर्भाशय की संकुचनों का तीव्र व प्रबल होना। अब जैसे ही सेकेंड स्टेज में रहता है, ठीक है ना, कोई भी औरत अगर जैसे ही डिलीवरी अगर सेकेंड चरण में है तो उसका जो लेबर है, जो पेन लेबर होगा, लेबर के द्वितीय चरण में बहुत ज़्यादा जो है पेन में वृद्धि हो जाता है, पीड़ा बहुत होता है। और जो कंट्रैक्शन होता है, जो संकुचन होता है यूट्रस में, वह भी जो है बढ़ जाता है। संकुचन होने के कारण ही जो है यूट्रस से क्या होता है, यूट्रस से दबाव पड़ता है और बच्चा जो है धीरे धीरे बाहर की तरफ रिलीज होता है। जब संकुचन नहीं होगा, कंट्रैक्शन यूट्रस में नहीं होगा, तो वह बच्चा पर प्रेशर देगा ही नहीं। बच्चा पर प्रेशर नहीं देगा तो बच्चा जो है बाहर की तरफ निकलेगा ही नहीं, झिल्ली फटेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यूट्रस में संकुचन होना, कंट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जितना समय लगाएगा कंट्रैक्शन में, उतना जो है बच्चा को जन्म लेने में समय लगता है, ठीक है। तो यह दूसरा है कि पीड़ा बढ़ जाता है और गर्भाशय के संकुचन भी तीव्र हो जाता है, प्रबल हो जाता है, ठीक है। तीसरा है गर्भस्थ शिशु का जनन मार्ग में खिसकना, ठीक है। गर्भस्थ शिशु मतलब जो गर्भ में पल रहे शिशु है, धीरे धीरे जनन मार्ग में खिसकने लगता है, जहाँ से उसका जन्म होता है। तो ये सब शारीरिक चीज़ें जो है परिवर्तन है, सेकेंड स्टेज में ये सब परिवर्तन देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं जैसे ही आप एक फीमेल कैंडिडेट अगर है, आप नर्सिंग के फीमेल कर रहे हैं, फीमेल है मतलब गर्ल है या फीमेल है, आप नर्सिंग कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादातर जो है प्रसव में फीमेल कैंडिडेट को ही काम मिलता है, प्रसव विभाग में, स्त्री विभाग में। तो वो देख पाएंगे सेकेंड स्टेज में कि जो सर्विक्स होता है काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट फैल जाएगा, विस्तारित हो जाएगा। जो लेडीज होगी उसका बहुत ज़्यादा पीड़ा बढ़ जाता है सेकेंड स्टेज में, और यूट्रस में बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन जो है तीव्र और प्रबल के साथ होता है। शिशु जो है, जो गर्भ में पल रहा शिशु है, वह धीरे धीरे जनन मार्ग की तरफ खिसकने लगेगा। जनन मार्ग मतलब समझ रहे ना कि वैजिना की तरफ खिसकने लगता है।
गर्भाशय यूट्रस झिल्लियाँ, यूट्रस के जो झिल्ली होता है वह फटेगा तथा गर्भोदक का बाहर निकलना। सेकेंड स्टेज में जैसे ही जो है आपके फटा हुआ जो झिल्ली होता है यूट्रस का, उससे जो है एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकलने लगता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि बच्चे के चारों साइड में जो है एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो जैसे ही झिल्ली फटता है तो उसमें का द्रव बाहर निकलने लगता है, ठीक है ना। उसके बाद है शिशु को बाहर निकालने के लिए गर्भाशय की पेशियों का छोटा होना, परमानेंट मतलब शॉर्टिंग ऑफ यूट्रिन मसल्स। अब होता यह है कि शिशु को बाहर निकालने के लिए जैसे जैसे शिशु पर दबाव पड़ता है यूट्रस में कंट्रैक्शन के कारण, संकुचन के कारण, तो जो यूट्रस का जो पेशी होता है धीरे धीरे छोटा करते जाता है, सिकुड़ते जाता है। जैसे ही बच्चा आगे की तरफ खिसकते जाता है तो जितना भी यूट्रस के जगह खाली होते जाता है तो उस साइड से यूट्रस जो है छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है, उसमें संकुचन आने लगता है और वह संकुचन जो है बच्चे पर प्रेशर करता है कि तुम अब बाहर की तरफ निकलो, ठीक है। तो यह परिवर्तन ये सब होता है। एंड छठा है मेंबर मतलब झिल्ली डेसुडा से पृथक हो जाते हैं, और जो झिल्ली होता है वह डेसुडा जो ऊतक के साथ जो है मौजूद होता है यूट्रस में, वह जो है अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है शारीरिक परिवर्तन होते हैं सेकेंड में, जो कि। और सातवां है देखिएगा, माँ द्वारा पुशिंग करने से शिशु को नीचे की ओर धकेला जाता है। अब जो स्त्री होती है जो प्रेग्नेंट में है, जो बच्चे को जन्म दे रही है, तो वह क्या करती है, वह अपना से भी जो है क्या करती है, पुश करती है, मीन्स दबाव लगाती है कि जो है बच्चा बाहर जो है आसानी से निकल जाए। देखते होइएगा, ये सब कोई शर्म की बातें नहीं है, चूंकि आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, शर्म कीजिएगा तो फिर कर्म फूट जाएगा, ठीक है ना। मेडिकल क्षेत्र में कोई शर्म नहीं है, तो इसलिए आपको ये बात जानना है कि शारीरिक परिवर्तन ये भी होता है कि मान गए, देखते होइएगा आप लोग डॉक्टर हो या कोई भी नर्स वगैरह, आप लोग अगर हॉस्पिटल में किसी का अगर लेबर करवाए होंगे तो देखे होइएगा कि जब लेबर होते रहता है, बच्चा जब जन्म लेते रहता है, तो वहाँ पे जो सिस्टर होती है, जो दाई होते हैं, वहाँ पे कहती है कि पुश करो, लेडीज़ को कहती है कि दबाव लगाओ, जोर से दबाव लगाओ। तो दबाव लगाने के लिए इसीलिए कहती है ताकि बच्चा जो है नीचे की तरफ और ज़्यादा जो है खसके और जल्दी से जल्दी लेबर हो जाए, ठीक है। तो माँ द्वारा पुशिंग किया जाता है शिशु को नीचे की ओर धकेलने के लिए, ठीक है। तो यह जो है कुछ शारीरिक परिवर्तन होता है जो कि लेबर के टाइम में देखने को मिलता है महिलाओं में, ठीक है। अब आप लोग ये समझिए कि आप लेबर का पहचान, प्रसव का पहचान कैसे करेंगे कि जो है अब जो है लेबर होने वाला है, इसका जो है आप पहचान कैसे करेंगे। तो पहचान आपको करना पड़ेगा। पहचान अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है आप फर्स्ट स्टेज में जो है तैयारी हो जाइएगा लेबर कराने के लिए, प्रसव कराने के लिए, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट टाइम, चूँकि बच्चे का जन्म सेकेंड स्टेज में ही हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे में आपको सेकेंड स्टेज का पहचान कैसे करना है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, यह ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहचान के लिए गर्भाशय यूट्रस के संकुचनों की आवृत्ति व तीव्रता बढ़ जाती है। संकुचन 2 मिनट के अंतर पर होते हैं तथा प्रति संकुचन का समय 1 से 1.5 मिनट का रहता है। देखिए, अब जैसे ही सेकेंड स्टेज में आता है तो जो यूट्रस होता है उसमें कंट्रैक्शन मतलब उसमें संकुचन जो है, सिकुड़न जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगता है। अब जैसे ही वह कंट्रैक्शन बढ़ाता है तो प्रत्येक 2 मिनट पर कंट्रैक्शन जो है आता है, और एक बार जब कंट्रैक्शन आता है, संकुचन आता है, तो वह 1 से 1.5 मिनट तक रहता है, ठीक है। तो इससे होता यह है कि वह संकुचन होकर बच्चे के जो है आगे की तरफ पुश करता है, धकेलता है, जिससे जो है धकेलने से यूट्रस के आगे वाला जो बच्चे का प्रेजेंटेशन है वहाँ पे झिल्ली पर दबाव पड़ता है, और झिल्ली पर दबाव पड़ने से वह फटता है, और फटने से जो है बच्चा धीरे धीरे यूट्रस से बाहर निकलने लगता है, और यूट्रस से बाहर निकलने के साथ में जनन मार्ग से भी बाहर निकलता है, ठीक है। तो संकुचन में जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रत्येक 2 मिनट के अंतर पर होता है, और एक संकुचन में प्रति समय 1 से 1.5 मिनट तक रहता है, ओके। दूसरा है गर्भाशय की झिल्लियाँ फटती है, वह रक्त मिश्रित एमनियोटिक फ्लूइड का रिसाव होता है। अब आपको पहचान ये भी करना पड़ेगा, जैसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है सेकेंड स्टेज का, तो ये पहचान ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा जो है पेन होता है, काफ़ी दर्द होता है, ठीक है। दर्द धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तो आप ये भी पहचानेंगे। जैसे जैसे दर्द ज़्यादा बढ़ते जाएगा आप समझते जाएंगे कि अब ये प्रसव का धीरे धीरे नज़दीक जा रहा है, ठीक है। अब जब आपको ये पता चले कि झिल्ली आगे से फट चुका है और
बच्चा जो है धीरे धीरे दिख रहा है, उसका प्रेजेंटेशन जो है सामने आ गया है, तो जैसे ही झिल्ली फटेगा उसमें से जो है क्या होगा कि सिक्रेशन चालू हो जाएगा और वो सिक्रेशन रक्त का होगा। उसमें तरल जो है एमनियोटिक फ्लूइड भी होगा जो बेरंग होता है। तो रक्त का मिश्रित एमनियोटिक फ्लूइड का रिसाव जो है चालू हो जाएगा जैसे ही झिल्ली फटेगा गर्भाशय का। ठीक है। योनि में मतलब वैजिना में शिशु का दबाव बढ़ने के कारण गुद्दा तथा भलवा की दूरी बढ़ जाती है। अब जैसे ही योनि में प्रेशर लगता है शिशु के द्वारा, चूँकि शिशु को बाहर आना है तो शिशु उसको जो है यूट्रस कंट्रैक्ट करता है, यूट्रस जो है संकुचित होता है। अब जैसे जैसे यूट्रस के जगह खाली होते जाता है वह अपना संकुचन जो है संकुचन उसमें होते जाता है। अब जैसे जैसे संकुचन होता है तो वह प्रेशर जो है यूट्रस बच्चे पर देता है, बच्चा आगे की तरफ जाता है। अब धीरे धीरे बच्चा जो है बच्चा पर दबाव बढ़ने के कारण बच्चा आगे निकलता है। आगे मीन्स योनि में शिशु का दबाव बढ़ने से बच्चा जो है आगे की तरफ निकलता है, तो जो गुद्दा और जो बलवा होता है उसका दूरी जो है बढ़ जाता है फीमेल में। ठीक है। पेरिनियम क्षेत्र फूल जाता है तथा पतला भी हो जाता है। अब जो पेरिनियम क्षेत्र होता है आप लोग को पता होना चाहिए, पेरिनियम दोनों जो है जांग के आसपास के जो इलाका है वहाँ पे फूल जाता है और पतला हो जाएगा। ठीक है। टांगों में कंपन होने लगती है। ठीक है ना। भलवा से होकर शिशु का प्रस्तुति भाग सिर दिखाई देने लगता है और सबसे पहले क्या निकलता है, सिर ही निकलता है। ठीक है। तो जैसे ही भलवा से बाहर आएगा तो शिशु का सबसे दिखने वाला प्रस्तुति जो भाग होगा वह सिर ही होता है और वह दिखाई देने लगता है। ठीक है। अब जब ये दिखाई देने लगता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो बच्चा जो है अब आने लगा है। ठीक है। 7वां है ग्रीवा सर्विक्स विलीन हो जाता है, मतलब सर्विक्स जो है विलीन हो जाता है। अब जब बच्चा का सिर दिखने लगता है तो वह बच्चा का सिर तभी दिखेगा जब सर्विक्स पूर्ण रूप से डिलेशन हो गया रहेगा, विस्तारित हो गया रहेगा। तो जब विस्तारित हो गया रहेगा और बच्चा का प्रेजेंटेशन में सिर दिखने लगता है तो यूट्रस जो है जो सर्विक्स होता है वह विलीन हो जाता है, इफेसमेंट हो जाता है। ठीक है। तो यह कुछ पहचान है जिसके ज़रिए आप पहचान सकते हैं कि टांगे में कंपन होता है, पेरिनियम क्षेत्र फूल जाता है, पतला हो जाता है, बलवा से होकर शिशु का प्रस्तुति भाग यानी सिर दिखाई देने लगता है, सर्विक्स हो जाता है। ओके। योनि में शिशु का दबाव बढ़ने लगता है जिसके कारण गुद्दा और बलवा की दूरी बढ़ जाती है। गर्भाशय की झिल्लियाँ यहीं पे फट जाती है जिससे रक्त और एमनियोटिक फ्लूइड निकलने लगता है। ठीक है ना। अब इसमें आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना पड़ेगा क्योंकि पहले जो है संकुचन होता है यूट्रस में। जब यूट्रस में संकुचन होता है तो दबाव पड़ता है शिशु पर, फिर शिशु आगे की तरफ जो है खिसकने लगता है और जब पूर्ण रूप से नज़दीक में शिशु का आ जाता है यूट्रस के नज़दीक में तो यूट्रस के झिल्ली पर दबाव पड़ता है तो यूट्रस की झिल्ली फट जाती है। अब फटने के साथ में रक्त और एमनियोटिक फ्लूइड जो है रिसाव होने लगता है बाहर की तरफ। उसके बाद योनि में शिशु का दबाव जो है अब बच्चा का दबाव कहाँ पड़ने लगता है, वैजिना में। अब जैसे ही दबाव इस पर पड़ता है तो गुद्दा और बलवा का दूरी बढ़ जाता है। ओके। पेरिनियम क्षेत्र फूल जाता है, पतला हो जाता है, टांगों में कंपन होने लगती है, बलवा से होकर शिशु का प्रस्तुति भाग यानी सिर जो है बाहर की तरफ दिखने लगता है। तो ये हो गया हम आइडेंटिफिकेशन करने का प्रक्रिया। अब माय डियर यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, प्रसर्व की द्वितीय अवस्था का प्रबंध। अब जो हम लोग सेकेंड स्टेज देख रहे हैं इसका अगर बच्चा हो गया है, बच्चा हो रहा है, सेकेंड स्टेज में है, तो आप इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है। चलिए इसके मैनेजमेंट को देख लीजिए। सर्वप्रथम महिला को डिलीवरी टेबल पर पीठ के बल लिटा देना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि आप लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो लेडीज होती है उसका जो डिलीवरी होता है वह लिथोटोमी पोजीशन में कराया जाता है। तो जो टेबल है उस डिलीवरी टेबल पर पीठ के बल मतलब एकदम चित जो है लिटा देना चाहिए। ठीक है, महिला को। ठीक है। उसके बाद माँ तथा भ्रूण की स्थिति का आकलन कर लेना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है कि जो माँ है, जो गर्भ में बच्चे पाल रखी जो लेडीज है और जो उसके गर्भ में पल रहा जो भ्रूण है उसके कंडीशन को अब पीठ के बल अगर महिला को आप टेबल पर लेटा दिए हैं डिलीवरी टेबल पर तो आपको जो है उसके बाद उसको महिला को और उसके भ्रूण का जो है स्थिति का आकलन कर लेना चाहिए कि किस स्थिति में है। ठीक है। गर्भाशय संकुचन के तीव्र होने पर महिला को बल लगाने के लिए कहना चाहिए ताकि शिशु को बाहर धकेला जा सके। अब जैसे ही यूट्रस में कंट्रैक्शन शुरू हो जाए, यूट्रस अपना काम शुरू कर दे तो जो है आप महिला को ये बोले कि आप जो है प्रेशर लगाएं, अपने आप को नीचे की तरफ दबाव लगाएं जिससे जो है शिशु को बाहर की तरफ धकेला जा सके और डिलीवरी में आसान हो सके। ठीक है।
चौथा है फीटल हार्ट साउंड को प्रत्येक 5 मिनट पर नोट करना चाहिए। अब आपको जो है स्टेथोस्कोप के जरिए जो है जो भ्रूण है उसके हृदय के साउंड को प्रत्येक 5 मिनट पर नोट करना चाहिए कि डिलीवरी के समय बच्चे का हार्ट से जो है तो प्रॉब्लम तो ना हो जाए, यह सुनना चाहिए। महिला की योनि की गंभीरता से जांच कर नोट कर लेना चाहिए। अब महिला का योनि में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई उसका योनि छोट तो नहीं पड़ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा है बच्चे को बाहर निकालने में, तो इसके जो है गंभीरता को जांच करके नोट करनी चाहिए। ठीक है, ये सब मैनेजमेंट है। छठा पॉइंट है मिडवाइफ को देखना चाहिए कि कोड प्रोलैप्स तो नहीं है। अब जैसे ही बच्चा का प्रस्तुति बाहर आए, हेड बाहर दिखे, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए और मिडवाइफ को ये ध्यान देना चाहिए कि कहीं बच्चा का कोड जो है प्रोलैप्स तो नहीं है, मतलब जो नाभि नाल है वह जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ तो नहीं गया है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, समझ गए। सातवां है, यहाँ पे देखिएगा, प्रत्येक जांच में विसंक्रमित तकनीक का प्रयोग करें। अब प्रत्येक कोई भी जांच करे, चाहे यूट्रस का जांच करे, चाहे महिला का स्थिति का जांच करे, कुछ भी जांच करे, चाहे कोड प्रोलैप्स का जांच करे, सब में जो है एसेप्टिक टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। ओके, चलिए। आठवां है माय डियर, महिला के भलवा क्षेत्र की उचित प्रकार से सफाई कर लेना चाहिए। और जो महिला है उसके जो वलवा क्षेत्र होता है उसको पूर्ण रूप से सफाई कर लेना चाहिए ताकि कोई संक्रमण वगैरह न रहे। ओके, प्रसव के समय उपयोगी सामग्री एवं उपकरण को सर्जिकल ट्रॉली पर क्रमानुसार लगा लेना चाहिए। अब प्रसव के समय जो भी सामग्री है, चाहे जो भी सर्जिकल सामग्री हो या कोई और भी सामग्री हो, सब को जो है हम क्या करेंगे, सर्जिकल जो ट्रॉली होता है सब पर जो है क्रम के अनुसार लगा लेंगे ताकि बाद में कोई दिक्कत न पड़ेगा। जैसे लोकल एनेस्थेसिक जाइलोकन होनी चाहिए या लिंगोकेन, उसके बाद कैट गट धागा होनी चाहिए, सिलाई की सुइयाँ होनी चाहिए, अम्बिलिकल कोड काटने वाली कैंची होनी चाहिए, क्लैंप्स होनी चाहिए, चूँकि काट कर क्लैंप लगाते हैं अम्बिलिकल कोड पर। ओके, एक नीडल होल्डर होनी चाहिए, स्पॉन्ज होनी चाहिए, गौज के टुकड़े होने चाहिए सफाई के लिए, स्टरलाइल कॉटन होनी चाहिए, सकिंग मशीन होनी चाहिए ताकि बच्चे का जो है श्वसन नली को चूसकर साफ़ किया जाए, और 2 तौलिया हो ढकने के लिए, साफ़ करने के लिए। तो ये सब कुछ उपकरण सामान होता है जो कि डिलीवरी के समय उपयोग में लाते हैं, ये रखना पड़ेगा। जैसे कॉटन वगैरह, क्लैंप वगैरह, नीडल होल्डर, तौलिया, सकिंग मशीन, गौज के टुकड़े, ठीक है, कैंची, अम्बिलिकल कॉर्ड के काटने वाला कैंची, सिलाई के सुइया, जाइलोकॉन और लिंगोकॉन एनेस्थेसिया, तो ये सब होनी चाहिए। ओके, चलिए। 10वां है माय डियर, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। 10वां है प्रसव वाले कमरे में पर्याप्त रूप से प्रकाश होनी चाहिए। जिस भी रूम में डिलीवरी कराया जा रहा हो वहाँ पे पर्याप्त लाइट होनी चाहिए। 11 है मिडवाइफ व प्रसव सहायक को विष संक्रमित गाउन, दस्ताने, मास्क व कैप पहनने चाहिए। अब जो भी डिलीवरी कराने में सहायता कर रही होती है प्रसव सहायक या मिडवाइफ, उसको भी जो है गाउन, दस्ताने, मास्क, कैप पहनने चाहिए ताकि बिल्कुल एसेप्टिक तकनीक रहे, किसी को कोई संक्रमण चाहे माता को या बच्चे को ना हो या खुद को भी ना हो। ओके, महिला को डोर्सल अथवा लिथोटोमी पोजीशन में रखना चाहिए। वही मैंने बताया कि महिला को लिथोटोमी पोजीशन या डोर्सल पोजीशन में रखना चाहिए। तो ये तो हो गया, हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे कि कैसे जो है किस पोजीशन में रखेंगे, कौन कौन से सामान रखेंगे, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट द्वितीय चरण में। ठीक, इस कमियाँ को दूर कीजिए। आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़े हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, उसी प्रकार से यहाँ पे बच्चे और माँ के लिए नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना है, जो कि आप खुद से लिखिएगा। ओके, जो मेन चीज़ें था मैंने पढ़ा दिया। अगर सेकेंड स्टेज आपसे पूछे तो सबसे पहले सेकेंड स्टेज होता क्या है वो लिखिएगा। सेकेंड स्टेज का आइडेंटिफिकेशन कीजिएगा, पहचान कीजिएगा कि सेकेंड स्टेज कब शुरू होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज का जो है मैनेजमेंट कीजिएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेज का प्रोसेस लिखिएगा, फिर सेकेंड स्टेज का नर्सिंग मैनेजमेंट लिखिएगा। तो यह सब याद करने वाला बात है। मेन चीज़ें याद करना है कि सेकेंड स्टेज में क्या क्या चीज़ें हमें लिखना है, पहले इसको याद रखिए, फिर उसके अंदर के मैटर को याद रखिए। ओके, प्रश्न है हमारे सामने, एमेनोरिया होता क्या है। ठीक है, एमेनोरिया होता क्या है, इससे हम लोग अंतरावर्त, ठीक है ना, अनार्तव, ठीक है ना, अनार्तव या रजोरोध कहते हैं। इसके प्रकार, कारण, निदान, प्रबंध, उपचार हम लोग को सब बताना है। ओके, एमेनोरिया क्या होता है, टाइप्स, कॉज, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, सब चीज़ बताना है एमेनोरिया के बारे में। ओके, अथवा इसी को हम दूसरे भाषा में कहते हैं मासिक धर्म का रुकना। इसको परिभाषित कीजिए, इसके प्रकारों को समझाइए। तो मासिक धर्म अगर किसी को रुक जाता है तो उसे एमेनोरिया कहते हैं। ठीक है, मासिक धर्म नहीं आना एमेनोरिया कहते हैं। समझ गए, चलिए देखते हैं।
माय डियर, एमनोरिया जो होता है महिलाओं में किसी कारण से मासिक धर्म का नहीं होना अथवा एक बार होकर रुक जाना रजोरोध अथवा अनार्तव कहलाता है। यह रोग नहीं होता है बल्कि किसी रोग का लक्षण होता है। माय डियर, आप लोग समझते होइएगा, देखते होइएगा कि यह प्रॉब्लम बहुत सारे फीमेल में, बहुत सारे गर्ल्स में आ जाता है। देखते होइएगा किसी न किसी कारण से बहुत सारे गर्ल्स में, बहुत सारे महिलाओं में जो है मासिक धर्म आना ही बंद हो जाता है, ठीक है। और उससे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा किस कारण से नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके इंटरनली कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से मासिक धर्म आना ही बंद हो जाता है। और आना बंद हो जाता है तो इसी को हम लोग अनार्तव या रजोरोध कहते हैं, या इसी को मासिक धर्म ना आना भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। मासिक धर्म को रुक जाना, तो यही एमनोरिया होता है। अब ये एमनोरिया होता है तो महिलाओं में किसी भी कारण से हो सकता है मासिक धर्म यानी मासिक स्राव नहीं होना अथवा एक बार होकर रुक जाना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मासिक धर्म रुकना कहते हैं, या रजोरोध कहते हैं, या फिर अनार्तव कहते हैं। समझ रहे हैं, यह कोई रोग नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मासिक धर्म अगर रुक गया है तो ये कोई रोग हो जाता है, क्योंकि मासिक धर्म तो प्रेगनेंसी होने पर भी रुक जाता है, तो वहाँ पर कोई रोग थोड़ी ना होता है, वहाँ पर कोई लक्षण के कारण यह रुक जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखते होइएगा कि कुछ सहायक प्रॉब्लम के कारण जो है यह मासिक धर्म आना बंद हो जाता है महिलाओं में या लड़कियों में। तो यह जो है कोई रोग नहीं होता है बल्कि यह किसी रोग का एक लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अब्सेंस ऑफ द मंथली फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब यह एक वो अनुपस्थित होता है, प्रत्येक महीने जो ब्लड का सिक्रेशन होता है उसका जो है क्या होता है, यह अब्सेंस होना ही जो है क्या कहलाता है, हमारा अंतरावर्त कहलाता है, अनार्तव कहलाता है, इसी को रजोरोध कहते हैं या मासिक धर्म का रुकना कहते हैं। अब अलग अलग प्रकार के यह जो है एमनोरिया होता है, ठीक है ना। एमनोरिया अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला होता है फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। फिजियोलॉजिकल एमनोरिया का मतलब होता है यौना आरंभ के पहले गर्भ अवस्था में, ठीक है ना, यौना आरंभ, ठीक है ना, यौवन आरंभ के पहले गर्भ अवस्था में दूध श्रावण काल में एवं रजनोवृत्ति में के पश्चात मासिक धर्म रुक जाता है, तो इसे फिजियोलॉजिकल एमनोरिया कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, किसी को अगर यौना आरंभ के पहले, मतलब अभी उसे प्यूबर्टी नहीं आया है और उससे पहले ही जो है क्या होता है कि उसे एक आध बेर मासिक धर्म हुआ और बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे प्यूबर्टी नहीं चढ़ा होता है तो वह बंद हो जाता है। तो यौना आरंभ से पहले गर्भ अवस्था में भी यह बंद हो जाता है, आप लोग को पता ही है। दूध श्रवण काल में, जहाँ पे दूध का सिक्रेशन होता है जन्म के बाद, उस काल में भी, एवं रजनोवृत्ति मेनोपॉज के पश्चात, मेनोपॉज मतलब जहाँ पे जनन करने की शक्ति समाप्त हो जाती है वही मेनोपॉज होता है। इसके पश्चात अगर मासिक धर्म रुक जाता है तो इसे फिजियोलॉजिकल एमनोरिया कहते हैं। कहाँ कहाँ? यौना आरंभ से पहले गर्भ अवस्था में, जैसे यौना आरंभ अभी किसी गर्ल को आया नहीं है, ठीक है, और उसमें एक बार आया या 2 बार आया मासिक धर्म और बंद हो गया। तो बंद क्यों हो गया? क्योंकि अभी उससे प्यूबर्टी चढ़ा ही नहीं है। और प्यूबर्टी कब होता है? 12 से 16 वर्ष की उम्र में यह शुरू होता है। मान गया किसी को अगर 10 बरस पर ही मासिक धर्म आ गया, ठीक है, 10 वर्ष पर ही आ गया, तो मान गए क्या हो गया, या तो उसके अभी यौना आरंभ नहीं है, अभी प्यूबर्टी आया नहीं और यह शुरू हो गया, तो 1-2 बार होकर यह बंद हो जाता है। तो यह कोई बीमारी नहीं होता है, चूँकि यह एक लक्षण होता है कि अभी यौना आरंभ नहीं है, इसलिए यह बंद हो गया है। गर्भ अवस्था में यह बंद हो जाता है। दूध सिक्रेशन, मिल्क जो सीक्रेट होता है उस पीरियड में यह बंद हो सकता है। रजनोवृत्ति मेनोपॉज में यह बंद हो जाता है, रुक जाता है। और इसी सब पीरियड में अगर मासिक धर्म रुक जाता है तो इसे फिजियोलॉजिकल जो है हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजिकल एमनोरिया कहते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए, बी नंबर है पैथोलॉजिकल एमनोरिया। पैथोलॉजिकल एमनोरिया का मतलब होता है स्त्री को किसी शारीरिक रोग के कारण होने वाले रजोरोध के विकृति जन रजोरोध पैथोलॉजिकल एमनोरिया कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं माय डियर। एक होता है हमारा फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, एक होता है पैथोलॉजिकल एमनोरिया। तो फिजिकल जो है एमनोरिया में क्या क्या होता है मैंने बता दिया, फिजियोलॉजिकल। अब हम लोग पैथोलॉजिकल देख रहे हैं। पैथोलॉजिकल के मतलब होता है कि किस शारीरिक, कोई ना कोई शारीरिक बीमारी के कारण या कोई शारीरिक जो है रोग के कारण जो है यह प्रॉब्लम आ जाता है, तो वह पैथोलॉजिकल एमनोरिया कहलाता है, ठीक है। यह 2 प्रकार के होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, एमनोरिया कोई बीमारी नहीं है। अगर किसी में मासिक धर्म रुक जाता है तो वह कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि वह किसी बीमारी के एक लक्षण होता है जो किसी अन्य बीमारी के कारण किसी फीमेल में जो है रुक जाता है। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो यही जो है हमारा एमनोरिया होता है। तो फिजियोलॉजिकल वाला समझ गए। अब पैथोलॉजिकल है। पैथोलॉजिकल वही कहता है कि किसी बीमारी, किसी रोग के कारण अगर रजोरोध आता है, अनार्तव आता है, मीन्स कहा जाए मासिक धर्म रुक जाता है, तो यह जो है किसी शरीर के विकृति जन होने के कारण पैथोलॉजिकल कंडीशन में यह रुकता है। और यह भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी पैथोलॉजिकल एमनोरिया भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन देख लीजिए।
पहला है प्राइमरी एमेनोरिया, ठीक है, प्राथमिक अनार्थव। देख लीजिए, यौना आरंभ के पश्चात 18 वर्ष की आयु तक मासिक धर्म नहीं होना। प्राइमरी वाला जो होता है, मान गया किसी को प्यूबर्टी आ गया। प्यूबर्टी मतलब क्या? यौना आरंभ मतलब यौवन, जिससे हम जवानी कहते हैं आम भाषा में। अगर एक कंडीशन आ गया, कोई यौना आरंभ में आ चुका है, प्यूबर्टी आ गया किसी गर्ल को, लेकिन 18 वर्ष के आयु तक भी उससे जो है कोई मेंसेज या कोई मासिक धर्म नहीं आता है, तो उसे हम लोग प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं। और यह किसका प्रकार है? पैथोलॉजिकल का पहला प्रकार है प्राइमरी एमेनोरिया। तो प्यूबर्टी के बाद भी अगर किसी में 18 वर्ष तक की उम्र तक भी अगर कोई मासिक धर्म नहीं आता है, तो उसे हम लोग प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं, और यह पैथोलॉजिकल एमेनोरिया का पहला प्रकार है। दूसरा है सेकेंडरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया मतलब होता है द्वितीयक अनार्थव, ठीक है। यौना आरंभ पर एक बार मासिक धर्म आ जाने के पश्चात मासिक धर्म का 6 महीने या इससे अधिक अवधि तक बंद होना। अब आप लोग देखते होइएगा कि किसी गर्ल्स में क्या होता है कि यह इरेगुलर होता है। इरेगुलर मतलब जैसे 12 से 16 वर्ष का एक टाइम है कि इस बीच में कभी भी शुरू हो सकता है किसी लड़की में। तो मान गए किसी को 14 वर्ष में शुरू हुआ, ठीक है। अब 14 वर्ष पर शुरू हुआ या 12, साढ़े 12 पर शुरू हुआ या 13 पर शुरू हुआ, कभी भी शुरू हो सकता है 12 से 16 के बीच में। मान गए कभी भी शुरू हुआ, लेकिन जिस दिन शुरू हुआ प्यूबर्टी के बाद, यौना आरंभ के बाद शुरू हो तो गया, लेकिन शुरू होने के बाद 6 महीना उससे अधिक समय तक बंद रह गया, तो इसे सेकेंडरी हम लोग एमेनोरिया कहते हैं, ठीक है। जो कि अक्सर आप लोग देखते होइएगा, सुनते होइएगा। अगर आप गर्ल हैं या फीमेल हैं तो पता होगा कि किसी गर्ल्स का मान गए आ तो गया, ठीक है ना, मासिक धर्म आ तो गया, बट क्या होता है कि उसमें आने के बाद जो है 6 महीना साल भर तक नहीं आता है एक बार आने के बाद। तो यही द्वितीयक एमेनोरिया होता है, जो कि पैथोलॉजिकल एमेनोरिया का ही एक प्रकार है, और यह सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग के कारण होता है, ठीक है। तो कुल मिला के यह 4 प्रकार हमने आपको दिखाया। 2 मेन प्रकार था फिजियोलॉजिकल और एक था पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल भी 2 प्रकार के होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब ये तो हम जानेंगे, इसके प्रकार देख लिए। अब हम देखेंगे कि आखिर ये सब किन किन कारणों से होता है। क्योंकि हम लोग पहले ही जान रहे हैं कि एमेनोरिया कोई बीमारी नहीं है, एमेनोरिया बीमारी का एक लक्षण हो सकता है, समझ रहे हैं। चलिए, तो एमेनोरिया जो होता है देख लीजिए, इम्परफोरेट हाइमन। हाइमन जो स्त्री के जो आप लोग जानते हैं जननांग होता है, वहाँ पे हाइमन होता है, और यह हाइमन अगर इम्परफोरेट है मतलब अच्छिद्रित है, हाइमन का अच्छिद्रित होना यह जो है क्या होता है, कारण होता है, ये भी हो सकता है। ट्रांसवर्स वैजिनल सेप्टम, जो वैजिना का जो सेप्टम है वह ट्रांसवर्स हो सकता है, ठीक है। वैजिनल एट्रेसिया, ठीक है ना, वैजिनल एट्रेसिया, वैजिना का संकुचन होना है। सर्वाइकल एटोनोसिस मतलब जो सर्वाइकल है वह बहुत ज़्यादा, दोनों सर्वाइकल का जो द्वार है वह दोनों आपस में चिपका हुआ है, तो इसके कारण भी नहीं हो सकता है। वैजिनल एट्रेसिया है, बहुत ज़्यादा वैजिना योनि संकुचन है, तो इस कंडीशन में भी जो है नहीं होगा। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का विकसित नहीं होना और जो जनन ग्रंथि है उसका विकसित नहीं होना भी कारण हो सकते हैं। GARH का श्रवण कम होना कैलीमेंस सिंड्रोम कहलाता है। GARH एक हार्मोन होता है जिसका कम सिक्रेशन होने से कैलीमन सिंड्रोम्स हम लोग उसको कहते हैं। तो अभी तक हम कारण में क्या देखें, इम्परफोरेट हाइनस। इम्परफोरेट हाइमिन के मतलब है कि अच्छिद्रित हाइमेन, ठीक है, हाइमन में छिद्र नहीं होता है। ट्रांसवर्स वैजिनल सेप्टम, ठीक है, वैजिनल एट्रेसिया, ओके, सर्वाइकल एस्टोनोसिस, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की विकसित नहीं होना, GARH हार्मोन का कम सिक्रेशन होना जिसे कैलीमन सिंड्रोम भी कहते हैं। एक कारण हो गया, और सारे कारण हैं, देखिए ना। प्यूट्रिट डिस्फंक्शन, अब प्यूट्रिट जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बहुत सारे हार्मोन को सिक्रेशन के लिए उत्तरदायी होता है। तो प्यूट्रिट ग्लैंड डिस्फंक्शन काम करना, या प्यूट्रिट ग्लैंड सीधा आप लोग कह लीजिए कि जो प्यूट्रिट ग्लैंड होता है वह प्यूट्रिट ग्लैंड डिस्फंक्शन काम नहीं करेगा। जेनाइटल टिश्यू डिसऑर्डर, एंडोक्राइल एबनॉर्मेलिटी। एंडोक्राइल एबनॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि जो अंतःस्रावी विकृतियां हैं वह हो सकता है। जेनाइटल मतलब जो जननांग उत्तक होता है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। पॉलीसाइस्टिक ओवेरियन डिजीज, POD मतलब होता है पॉलीसाइस्टिक, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, याद रखिएगा। कुपोषण हो सकता है, मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है, मोटापा भी हो सकता है, चिकित्सीय अनियमितता भी हो सकता है, क्षय रोग भी हो सकता है, संक्रमण भी हो सकता है, एनीमिया भी हो सकता है, एड्रीनल का ट्यूमर भी हो सकता है, प्यूट्रिट का ट्यूमर भी हो सकता है, मिक्सोडमा भी हो सकता है। तो बहुत सारे कारण जो है आपके बन सकते हैं एमेनोरिया, रक्त
मासिक धर्म न आने का या एकाध बार हो जाने के बाद बहुत लंबे समय तक बंद होने का जो कारण हो सकते हैं, बहुतों कारण हो सकते हैं। बहुत सारे हार्मोनल कारण हो सकते हैं, हार्मोनल सिक्रेशन में अनियमितता हो सकते हैं, समझ गए। क्योंकि जब तक जो हार्मोनल एक्टिविटी अगर किसी फीमेल में नहीं आएगा तब तक उसके अंदर यह मासिक धर्म शुरू नहीं होता है। इसीलिए जो प्यूबर्टी आता है तो उसके बाद हार्मोनल जो एक्टिविटी होता है वह बदलने लगता है, तभी जाके मासिक धर्म शुरू भी होता है। लेकिन इसी में अगर अनियमितता होता है हार्मोनल के सिक्रेशन में, या तो प्यूटरिट का डिस्फंक्शन हो जाएगा, प्यूटरिट ग्लैंड का, ठीक है, या आपका इंडोक्राइन जो सिस्टम है वो सही से नहीं काम कर पाएगा, या अन्य संक्रमण हो सकता है, या फिर एड्रिनल में जो है ट्यूमर हो सकता है, क्षय रोग इसका कारण हो सकते हैं, ब्लड बॉडी में नहीं बन रहा है तो इसका भी कारण हो सकता है। देखते होइएगा ये कारण ज़्यादातर मोटी जो लड़कियाँ होती है उसमें ज़्यादा कारण होता है कि जो बहुत ज़्यादा जो है 12, 13, 14 साल में ही बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, तो उसमें भी यह रीजन आ जाता है, ठीक है। अनेकों प्रॉब्लम जो है हो सकते हैं, कुछ ऐसे चिकित्सीय अनियमितता भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम हो सकता है, कुपोषण भी हो सकता है, ओवरी का डिजीज भी हो सकता है, जीनिटल टिश्यू डिसऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है ना, बहुतों कारण हो सकते हैं। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड विकसित नहीं होगा तो भी कारण, वैजिनल एस्टेनोसिस, ठीक है, वैजिनल एट्रेसिया, सर्वाइकल एस्टेनोसिस, ट्रांसवर्स वैजिनल सेप्टम, इनपरफॉर्मेंट हाइमेन, तो बहुत सारे कारण हैं। इसमें से जो भी कारण आपको जितना भी कारण याद रहेगा आराम से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना सारा कारण दिया गया है, जो भी याद रहेगा, जितना याद रहेगा लिखिएगा। अब इसमें निदान क्या क्या हो सकता है, तो फिजिकल भौतिक एग्जामिनेशन, शारीरिक एग्जामिनेशन होता है, हिस्ट्री लिया जाता है कि आखिर पेशेंट में पहले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अल्ट्रासोनोग्राफी USG जो है किया जाता है पेशेंट का, ठीक है। सीरम हार्मोन लेवल इन्वेस्टिगेशन, हार्मोन लेवल का जो है चेक किया जाता है कि जो सेक्सुअल हार्मोन होता है वह सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका टेस्ट किया जाता है। ब्लड का टेस्ट किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट किया जाता है, PCT इसको कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट किया जाता है। तो यह सब कुछ टेस्ट है, सीरम टेस्ट, हार्मोन टेस्ट, ठीक है, ब्लड टेस्ट, ये सब अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सब कुछ चीज़ें होता है जिससे पता चलता है अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो वो पता चलेगा, अगर प्रोजेस्टेरोन चैलेंज में प्रॉब्लम है तो ये पता चलता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट होने से संक्रमण के कारण है तो वो पता चलता है, एनीमिया है तो वो पता चलता है, ठीक है, कोई और इन्फेक्शन वाले डिजीज है तो वो पता चल जाता है, समझ गए। अल्ट्रासाउंड से ये पता चल जाता है कि कहीं एड्रिनल में प्रॉब्लम तो नहीं है, ओवरी में तो प्रॉब्लम नहीं है, यूट्रस में तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो ये सब पता चल जाता है। तो ये सब पता चलने से निदान होता है, ठीक है ना। अब उपचार क्या क्या होता है माय डियर, उपचार में एमनोरिया स्वयं से कोई रोग नहीं माना जाता है बल्कि किसी अन्य रोग का लक्षण होता है, अतः रोग के मूल रोग की चिकित्सा की जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एमनोरिया कोई मूल रूप से रोग नहीं है, एमनोरिया किसी रोग का लक्षण हो सकता है, ठीक है, जो किसी अन्य रोग के कारण आपके मासिक धर्म बंद हो सकते हैं। तो पहले उस रोग को ढूंढा जाता है, जिस रोग के कारण मासिक धर्म बंद होता है तो पहले उस रोग को ढूंढ कर पता किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट कराने पर सही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है रजोरोध के उपचार के लिए निम्न हार्मोन थेरेपी दी जाती है। अब अगर मान गए अगर हमको मेनली अगर चालू करना है, रजोधर्म चालू करना है जो बंद पड़ा हुआ है, तो एमनोरिया के उपचार के लिए कुछ हार्मोन थेरेपी दी जाती है। कौन कौन, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दिया जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन दिया जाता है, ठीक है, LH, ठीक है, और FSH, ठीक है ना, ये 2 हार्मोन दिया जाता है, ये हार्मोनल थेरेपी है। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, LH एंड FSH, ये हार्मोन थेरेपी दिया जाता है अगर हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण होगा तो। अन्य रोगों का लाक्षणिक उपचार किया जाता है। अब अन्य कोई रोग है तो उसका लक्षण के आधार पर उपचार किया जाता है। जैसे रोगी का अगर चिंता के कारण ये प्रॉब्लम है, एंजाइटी के कारण साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो साइकोथेरेपी दिया जाता है। कुपोषण के कारण है तो कुपोषण के दूर करने के लिए उचित पोषण दिया जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन रोग के लिए कॉटरेजाइजेशन सर्जरी की जाती है। अगर मान गए उससे ओवरी में रोग है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन रोग है तो उसे कॉटराइजेशन सर्जरी किया जाता है, ठीक है ना, कॉटराइजेशन सर्जरी किया जाता है, ठीक है। एंड चौथा है हाइपर प्रोलैक्टिन, समझ गए ना, हाइपर प्रोलैक्टिन स्तर के लिए ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं। अगर पेशेंट में हाइपर प्रोलैक्टिन स्तर, अगर प्रोलैक्टिन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना, हाइपर हो जाता है प्रोलैक्टिन का स्तर, तो इसके लिए ब्रोमोक्रिप्टिन दिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर किसी में प्रोलैक्टिन स्तर बढ़ जाए तो उसमें ब्रोमोक्रिप्टिन दिया जाता है, ठीक है। तो यह कुछ उपचार है, अन्य उपचार है, तो इसको हम लोग देख लिए और इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये होता है समाप्त। प्रश्न हो गया समाप्त। अब एज ए नर्स आप मैनेजमेंट खुद से लिखिएगा, ओके। नर्सिंग मैनेजमेंट मैं कितना बताऊं नहीं बताऊंगा, समझ गए, आपको खुद से लिखना है बीमारी के अनुसार, ओके। चलिए
अब माय डियर एक प्रश्न हमारा यहाँ पे आता है, आप लोग सेकेंड ईयर में भी पढ़े हैं, सर्विक्स कैंसर। सर्विक्स कैंसर क्या होता है, इसके कितने कारण होते हैं, कौन से प्रकार, लक्षण, निदान, प्रबंध। तो सर्विक्स कैंसर, सर्विक्स में होने वाले कैंसर को सर्विक्स कैंसर कहते हैं। कैंसर क्या होता है आप लोग को पता है कि जिस भी अंग में कैंसर होता है वहाँ का टिश्यू हो या सेल हो, उसमें अनियंत्रित विभाजन होता है, वृद्धि होता है और वह सभी आपस में मिल कर अपरिपक्व कोशिका एक ट्यूमर बना देता है और उस जगह पर वह एक कैंसर सेल बन जाता है। तो यही हमारा कैंसर सेल होता है। आप लोगों को पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ सेकेंड ईयर में, एक मैलिग्नेंट सेल होता है और एक बेनाइन सेल होता है। मैलिग्नेंट सेल अगर किसी को हो गया तो वह काफ़ी खतरनाक जो है हो जाता है, समझ गए। तो चलिए देखते हैं। अब हमें सर्विक्स कैंसर इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यह महिलाओं में होने वाला सबसे ज़्यादा कैंसर है, ठीक है। सर्विक्स कैंसर, इसे गर्भाशय मुखीय कैंसर, गर्भाशय मुखीय क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह यूट्रस के मुख द्वार पर होता है, ठीक है ना। चलिए, गर्भाशय की सर्विक्स की कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन होने से कैंसर की स्थिति उत्पन्न होती है। यह स्त्रियों में सर्वाधिक होने वाला कैंसर है। तो यहाँ पे एक लाइन में लिखा गया है, बट इसको आप कैसे लिखेंगे कि लिखेंगे कि गर्भाशय के सर्विक्स में कोशिकाओं के अनियंत्रित रूप से विभाजन और वृद्धि होने के कारण सर्विक्स के आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से वहाँ पे एक कोशिका जो होता है अनियंत्रित कैंसर कोशिका का निर्माण होता है जो एक ट्यूमर के रूप में बनाता है और उसी को हम लोग गर्भाशय सर्विक्स कैंसर कहते हैं, ठीक है। यह स्त्रियों में होने वाला सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा होता है स्त्रियों में, ठीक है ना। चलिए, प्रकार होता है, एक होता है एक्टो और एक होता है इंडो। एक्टो होता है जो सर्विक्स में बाहर की तरफ से होता है और जो इंडो होता है वह सर्विक्स में अंदर की तरफ से होता है कैंसर, ठीक है। जैसे यह मान गए यह यूट्रस है, समझ गए, यह यूट्रस है। तो यह यूट्रस में यहाँ पे एक जो है यही द्वार जो है सर्विक्स का होता है। अगर मान गए बाहर से अगर यह जो है ट्यूमर बन गया ये सर्विक्स के पास तो वह जो है एक्टो हो जाएगा, लेकिन यही चीज़ अगर अंदर से हो जाए तो क्या हो जाएगा, इंडो हो जाएगा। तो चीज़ों को आप लोग समझ लीजिए, दो प्रकार भी समझ गए। कारण क्या हो सकते हैं इसके होने का, तो माय डियर कारण होता है HPV इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये आप लोग HPV संक्रमण हो सकते हैं, कोई जो है यौन संचारित रोग भी इसका कारण बन सकता है और हार्मोनल स्तर में अनियमितता होने से भी यह कारण बन सकते हैं। और भी कारण हो सकते हैं, स्मोकिंग करना, ठीक है, एल्कोहल का सेवन करना, बहुत ज़्यादा फैटी भोजन करना, जो हम कैंसर में पढ़ाए हैं आप लोग और सारे लिख लीजिएगा। बाकी यह 3 मुख्यतः इसका जो है कारण है कि HPV संक्रमण, STD संक्रमण और हार्मोन स्तर में अनियमितता। तो यह 3 महत्वपूर्ण लक्षण है। बाकी कैंसर के लिए और लिख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटापा होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटापा होना, बहुत ज़्यादा फैटी भोजन करना, ठीक है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप खुद से भी लिख सकते हैं। कैंसर के बारे में मैं अच्छा से सेकेंड ईयर में पढ़ा दिया हूँ, सेकेंड ईयर में भी ये पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गया, ठीक है। चलिए, अब लक्षण क्या होते हैं माय डियर, अगर मान गए किसी के सर्विक्स में अगर कैंसर हो जाए तो क्या क्या लक्षण होंगे। सबसे पहले एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगा। भूख क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उसको प्रॉब्लम होगा वहाँ पे, ठीक है ना। कमर में दर्द होगा, बैक एक होगा, ओके ना। चलिए, दुर्गंध युक्त योनि स्राव, योनि से जो सिक्रेशन होगा, वेजिनल डिस्चार्ज होगा वह बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल में होगा, मतलब दुर्गंध वाला होगा। योनि से अनियमित रूप से डिस्चार्ज होगा, मूत्र त्याग करने में कठिनाई व दर्द होगा, एनीमिया होगा, श्रोणि प्रदेश पेल्विक रीजन में दर्द होगा। तो यह सब नॉर्मल है। अगर मान के किसी को सर्विक्स में कैंसर हो जाता है तो आप समझिए कि क्या क्या प्रॉब्लम होगा, क्या क्या लक्षण होगा, तो वही सब लक्षण को लिखना है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने बता दिया, आपके सामने में है। अनियमित योनि स्राव, मूत्र त्यागने में कठिनाई व दर्द होना, एनीमिया होना, श्रोणि प्रदेश में दर्द होना, दुर्गंध से योनि स्राव होगा वह दुर्गंध भरा होगा, कमर में दर्द होगा, भूख नहीं लगेगा, बेचैनी होगा, आरामदायक नहीं फील करेगा, रेस्टलेस हो जाएगा पेशेंट। निदान क्या क्या होगा, निदान देख लीजिए। निदान में सबसे पहले योनि का एक परीक्षण किया जाएगा, वेजिनल एग्जामिनेशन होगा। पैप स्मीयर टेस्ट होता है जो कि सर्विक्स कैंसर के लिए आता है, सर्विक्स के लिए। MRI कराया जा सकता है, CT स्कैन हो सकता है, वेजिनल जो सिक्रेशन होता है, डिस्चार्ज हो रहा है उसका टेस्ट किया जाएगा, वेजिनल स्वेब कल्चर का। सर्वाइकल साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा। अब जो सर्विक्स होता है उसके ऊतकों का जांच किया जाता है जिसे साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। तो यह कुछ निदान है, इसको याद रखिएगा। वेजिनल एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर, MRI, CT स्कैन, वेजिनल स्वेब कल्चर टेस्ट और सर्वाइकल साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब माय डियर इसके उपचार को बताना है। तो ट्रीटमेंट कैसे होता है, ट्रीटमेंट कौन सा है, तो आप लोग पढ़े हैं कैंसर के लिए कीमोथेरेपी है, कैंसर के लिए हमारा
क्या चीज़ है, कीमोथेरेपी के बाद रेडिएशन थेरेपी है। कैंसर के लिए जो है अनेक थेरेपियाँ दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए कैंसर के लिए जो है कैंसर की अवस्थाओं पर निर्भर करता है कि उसको कौन सा उपचार दिया जाएगा। बाकी देखिए रेडिएशन थेरेपी है, इसमें कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं पर रेडिएशन प्रहार कराया जाता है जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। यह आंतरिक व बाह्य अथवा दोनों प्रकार से हो सकती है। रेडिएशन थेरेपी आप लोग को पता है कि इसमें रेडिएशन के द्वारा जो है ऊतकों को क्षतिग्रस्त किया जाता है। उस ऊतक को जो कैंसर सेल वाला होता है, यह आंतरिक और बाह्य या दोनों तरीके से जो है दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो रेडिएशन थेरेपी यही होता है। दूसरा है क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी जो होता है इसमें अत्यधिक कम तापमान पर कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। क्रायोसर्जरी का मतलब होता है कि जिस भी क्षेत्र का ऊतक में अगर वृद्धि हो या सर्जरी करना हो तो वहाँ पे बिल्कुल कम तापमान, मतलब इतना तापमान कर दिया जाता है कि शरीर का वह ऊतक जो है स्वयं से गल जाता है, स्वयं से ख़त्म हो जाता है। अगर बर्फ़ में किसी व्यक्ति को आप रख दीजिएगा तो क्या होगा, वह व्यक्ति गल जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ें समझ लीजिए, एकदम उसका मांस जो है कठोर हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा अपने आप। तो ये जो होता है क्रायोसर्जरी, इतना ना कम तापमान कर दिया जाता है जिससे कैंसर ग्रस्त जो कोशिका होता है वह नष्ट हो जाता है, ठीक है। 3 है समूल गर्भाच्छेदन, रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी मतलब गर्भाशयोच्छेदन, ठीक है। देख लीजिए, यदि कैंसर इन्वेंसिव स्टेज में हो तो हिस्टेरेक्टोमी की जाती है। इसमें गर्भाशय के साथ उसके सहायक अंग जैसे फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय आदि को भी सर्जरी द्वारा हटा दिया जाता है। अब हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है कि गर्भाशय को निकाल देना। गर्भाशय के साथ जो भी अन्य सहायक अंग है जैसे फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, अंडाशय, इसको सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाता है और यह तब किया जाता है जब कैंसर इन्वेंसिव स्टेज में होता है। तो यही हमारा रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी होता है जो कैंसर सर्वाइकल के उपचार में किया जाता है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी माय डियर, अब नर्सिंग मैनेजमेंट आपको खुद से लिखना है। नर्सिंग मैनेजमेंट मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि नर्सिंग मैनेजमेंट आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आ गए हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट आप लिखिए कि किसी को अगर कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, तो उसमें आप क्या क्या मदद कर सकते हैं, क्या क्या प्रबंध कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।